बस ठीक है, शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 8 आपको दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन 8 पर आए। बस भी आवाज ना आए, खामोश हो जाए। भाईजान, क्वेश्चन आज जरा लेंथी है, टाइम कम है। क्वेश्चन 8 पर आए। मैंने अटेंडेंस भी नहीं लगवाई, इसलिए एंड पे लगाएंगे। पहले पढ़ लें, क्योंकि हमारा 15 से 20 मिनट डेली वेस्ट हो रहे हैं। फिर आपके उतने संडेज ऐड हो रहे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको करने के लिए दिया हुआ था। अगर मैं क्वेश्चन 8 को रीड करूं, करवाना नहीं, आपको करने के लिए दिया था, लेकिन मैं इसको रीड करूंगा। थोड़ा उधर कर लो, रास्ता रुक रहा है ना। तो क्वेश्चन में वो कहता है जी, कंप्यूट बिड प्राइस। कंप्यूट बिड प्राइस, सेल प्राइस को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। तो कहता है बताओ कंपनी की बिड प्राइस। अगर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाह रही है, 20% ऑफ सेल। अब जब ये सेल का 20% का है, तो ये प्रॉफिट में वो दिया हुआ है, मार्जिन। क्योंकि बेटा इसमें मिनिमम प्राइस नहीं मांगी, तो आपने प्रॉफिट ऐड करना है। और कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट लेने को कहा है। तो जब मैंने टॉपिक ये स्टार्ट करवाया था, वैसे ही टॉपिक बेसिक के हिसाब से खत्म हो गया हुआ है, अब सिर्फ प्रैक्टिस ही है। हमने कहा था 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस। या वो आपसे डिसीजन मांगेगा, या बिड प्राइस मांगेगा, या मिनिमम प्राइस मांगेगा। मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट इग्नोर करते हैं। बाकी जब भी बिड प्राइस मांगी हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मांगी हो, सेल प्राइस मांगी हो, तो आपने प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करनी है। बताया था आपको। तो ये प्रॉफिट ऐड होगा। अब अगर मैं ऊपर डेटा पढ़ूं, तो वो क्वेश्चन में कहता है ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, is in the process of preparing bid document for a special order of 5000 units of new product। नई प्रोडक्ट का क्या नाम है, जीटा। तो इनको एक नई प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल रहा है। न्यू प्रोडक्ट का क्या नाम है, जीटा। कितने यूनिट्स का ऑर्डर है। अब आपने 2 बातें ज़हन में रखनी है पहली लाइन से। एक तो यूनिट्स, दूसरा वो क्या नाम है प्रोडक्ट का। हाँ, इन दिस रिस्पेक्ट कंपनीज टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट। जो होमवर्क दिया था उसको पढ़ रहा हूं, ताकि आप अपने मसाइल पूछ सके। टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस या इंफॉर्मेशन। ऑर्डर कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ऑर्डर विल कंप्लीट इन 15 डेज। ऑर्डर विल कंप्लीट इन, तो इन 15 डेज का कहीं ना कहीं यूज होगा। फिलहाल अभी हम इसको छोड़ें, क्योंकि 15 डेज की कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। नहीं होगा तो इग्नोर करेंगे। जस्ट कहते हैं कंपनी हैज सफिशिएंट स्टॉक। कंपनी हैज सफिशिएंट का मतलब है आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, जिस मटेरियल की भी चाहिए,
वो सारी क्वांटिटी स्टोर में पहले से अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कंपनी हैज, जिस मटेरियल की जितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं बताई उसने स्टोर में कितनी है, लेकिन उसने कहा है जितनी चाहिए, सफिशिएंट का मतलब ये है उतनी स्टोर में पड़ी हुई है। लेकिन हमने कहा था रेगुलर यूज हो तो पड़ी हुई को नहीं छेड़ेंगे, नॉन रेगुलर यूज हो तो पड़ी हुई में से यूज करेंगे, ये बात। लेकिन पड़ी कितनी है वी डोंट नो, बट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन के कंपनी के पास जितनी क्वांटिटी चाहिए पई है। कहता है जी कंपनी को जो भी प्रोडक्ट जीटा के लिए मटेरियल चाहिए वो सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोर में पड़े हैं। और अब उसने नीचे तीनों मटेरियल का डाटा दिया है। मटेरियल ए की 5000 केजी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके साथ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ तो ये टोटल पूरे 5000 यूनिट्स को बनाने की टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। यानी मटेरियल ए के 5000 टोटल यूनिट्स को बनाने पर टोटल 5000 केजी रिक्वायर्ड है। कितने केजी? ओरिजिनल परचेज प्राइस जिस पे स्टॉक में पड़ा हुआ खरीदा था, संक होता है। करंट परचेज प्राइस, नया खरीदने जाएं तो कितने का मिलेगा। और करंट डिस्पोजल प्राइस, डिस्पोजल प्राइस किसे कहते हैं? क्वेश्चन में कहता है मटेरियल ए इज यूज्ड बाय कंपनी इन मैनी प्रोडक्ट्स। कंपनी इसको बहुत सी प्रोडक्ट्स में यूज करती है इस मटेरियल को। इस लाइन का मतलब है वो आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि मटेरियल ए एक रेगुलर यूज वाला मटेरियल है। पड़ी हुई क्वांटिटी हम यूज, सारी क्वांटिटी मार्केट से परचेज करेंगे जितनी हमें चाहिए। तो मटेरियल ए में 5000 केजी इंटू 200 रुपीज होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को ये मसला होगा, इसमें ये यूज होनी चाहिए, बाकी इसको इग्नोर करना है। नॉन रेगुलर यूज हो बेटा तब डिस्पोजल प्राइस की जरूरत पड़ती है, स्क्रैप वैल्यू की। आगे चले, मटेरियल बी के कितने केजी रिक्वायर्ड है उसके बारे नीचे उसने कहा है। अच्छा इसकी ये तो संक है, ये तो सब में इग्नोर होगी ना। मटेरियल बी की करंट परचेज प्राइस है 175 और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? वो कहता है मटेरियल बी हैज नो यूज अदर देन इन प्रोडक्शन ऑफ। मटेरियल बी जीटा के अलावा कहीं यूज, लेकिन बिक सकता है वो कबाड़िए को स्क्रैप पे। ये नहीं लिखा हुआ कि वो बिक सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू आ जाए, जब क्वेश्चन में क्या आ जाए तो हमने उसका मीनिंग लेना ये है कि ये बिक सकता है। मटेरियल बी नॉन रेगुलर यूज का मटेरियल है, कितने स्क्रैप पे बिक सकता है? अगर आप उसको स्क्रैप करने की बजाय जीटा पे यूज कर ले तो इसमें स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? 175 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी चाहिए थी। 135 सॉरी 135 की। ठीक है, किसी बच्चे को मटेरियल बी में मसला, मटेरियल सी पे आते हैं। इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मटेरियल सी की हमें क्वांटिटी चाहिए 2000 केजी, ये इसकी परचेज कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। मटेरियल सी के बारे में कहता है ये बड़े साल पहले खरीदा था, जिसका मतलब है वो आपको हिंट दे रहा है कि मटेरियल सी एक नॉन रेगुलर यूज वाला मटेरियल है और हम पड़ा हुआ यूज करेंगे। वो कहता है इट कैन ओनली बी यूज्ड इन, ये कहीं और इस्तेमाल, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है अगर आपने इसको जीटा पे यूज ना किया, इट विल हैव अ डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 पर केजी टू मीट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। कोई इन्वायरमेंट के कवानीन है, उन कवानीन की कंप्लायंस की वजह से, मजबूरी की वजह से
हमें मटेरियल सी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और डिस्पोजल से पैसे नहीं आएंगे बल्कि डिस्पोजल पे क्या लगना है, खर्चा। तो ये वो केस है, मटेरियल का रेगुलर यूज नहीं है, उस पे खर्चा लगना हो, और हम खर्चा लगाने की बजाय उस मटेरियल को प्रोडक्शन ऑफ जीटा पे यूज कर लें, तो इस सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट जो लगने वाली है वो बच जाएगी। तो मेरे मुताबिक इसमें रेलेवेंट बेनिफिट आएगा डिस्पोजल कॉस्ट की सेविंग, डिस्पोजल कॉस्ट की। यानी अगर आप सारी कॉस्ट को पॉजिटिव लिख रहे हैं ना, तो सेविंग को ऑपोजिट साइन में माइनस में लिखेंगे। अगर कोई बच्चा कॉस्ट को माइनस में लिख रहा है, फिर वो सेविंग को पॉजिटिव लिख सकता है। याद रखना ऑपोजिट साइन आना है। दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के। अगर मैं टेबल बनाते हुए मटेरियल ए की कॉस्ट को पॉजिटिव लिख दूं, बी की कॉस्ट पॉजिटिव लिख दूं, तो मटेरियल सी में जो सेविंग है फिर मैं वो पॉजिटिव नहीं लिख सकता, फिर मुझे नेगेटिव लिखनी पड़ेगी ताकि वो उसमें से माइनस हो जाए। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो सेविंग को पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, वो बच्चे फिर इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ये फिर नेगेटिव लिखने कोई मसला नहीं। लेकिन मैं वैसे इसको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में ज्यादा डाटा कॉस्ट का ही है, एक आधी सेविंग है और प्राइस भी सेल की निकालनी है नहीं दी हुई, तो मैं ये प्रेजेंटेशन को फॉलो करूंगा। जी बेटा। जब डिस्पोजल हम करें या ना करें तो उस पे खर्चा आना है, तो फिर हम इसमें रेफरेंस देते हैं इसको, तो क्या हम चाहे ना देते तो वो बड़ा रहता है हमारे पास, तो डिस्पोजल को नहीं, पढ़ा नहीं ना रहना था। उसने कहा है, इंग्लिश नहीं ध्यान से आपने पढ़ी, उसने कहा है प्रोडक्शन ऑफ जीटा पे यूज हो सकता है, अदरवाइज का मतलब है अगर यूज ना करते जीटा पे तो फिर हमें खर्चा करना पड़ना था। एनवायरनमेंट का कानून, कानून आपकी मर्जी से नहीं चलता, आप कानून के पाबंद होते हैं। उसने लिखा है लेजिस्लेशन का मतलब कानून है, तो यू आर बाउंड टू इनकर दैट कॉस्ट इफ जीटा इज नॉट प्रोड्यूस्ड। हम बाउंड होते करने पे, और हमने वो बाइंडिंग से अपने आप को बचा लिया। कैसे बचा लिया कि आप वो मटेरियल बेटा वो क्या नाम है जीटा पे यूज करे। ऐसे नहीं है कि दिल चाहा तो डिस्पोज ऑफ का खर्चा कर दिया और दिल नहीं चाहा तो नहीं, वो फिर उसने लेजिस्लेशन ना लिखा होता, फिर लिखा होता कंपनी हैज अ चॉइस या कंपनी कैन, फिर ऑप्शनल बात होती। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शनल नहीं है, कानून तो वैसे ही ऑप्शनल नहीं हुए हैं। अब मसलन कानून ने ये कहा है कि आपने अपने पास लाइसेंस रखना है, अब वो अलग बात है कि हम लोग कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, और क्लास की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। छिलड़ छिलके उठाओ वो जो फेंक रहे हो यहाँ, तुम अपने घर में भी ऐसे गंद डालते हो। अम्मी तेरी चीख दी होनी है, वे और रिकॉर्ड हो रही है बेइज्जती ना, अम्मी भी रगड़ी जा रही क्यों छिलके फेंक रहे हो टॉफियां खा खा के, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा आगे चलो, मैं उनको गल करता थी लाइव रिकॉर्ड हो जाए फिर बाद में सारे बच्चों ने एंजॉय करना था। अल्फाज रोक लिए, बड़ी फोकस्ड दिमाग में जुगत आई थी। नहीं वो गलत बात हो जाएगी, बस ऐसे नहीं करते चिल्लड़। इसने ये कहा गया ना है कि कहना है बेटा तुम्हारे कल को बच्चे होने हैं, उन्होंने कहना साडा पापा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है, ਉਹ ਬੱਚੇ तेरे कहने ने पापा बाहर ना फेंका करें, गंद ना डाला करें हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट, फिर पापा ने कहना मेरे से ज्यादा
अच्छा बच्चों आ जाओ नेक्स्ट जी। यहां गलती हुई थी बच्चों से इस पॉइंट में, पेपर में सब सही, उसने कहा है ये पॉइंट गलत हुआ था। बस भी आवाज ना आए, वो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, और जवानो बस फोन है मेरा, द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर 800 आर स्किल्ड लेबर के, और उनका जो वेजेस रेट है वो कितना है? प्रेजेंटली लेबर के पास 40 लेबर आवर्स हैं ड्यूरिंग ईच मंथ। ड्यूरिंग को अंडरलाइन करें, स्टार्ट ऑफ ईच मंथ नहीं कहा, ड्यूरिंग ईच मंथ का है। महीने के पहले दिन से बेटा स्पेयर टाइम नहीं है, हर रोज थोड़ा थोड़ा स्पेयर टाइम इकट्ठा होगा। इसका मतलब ड्यूरिंग का मतलब पता है क्या होता है? किसी दिन में 15 घंटे स्पेयर हैं, किसी दिन 25 हैं, तो पूरे महीने में 1440। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 15 डेज का है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने डेज का है बच्चों? अगर हम 15 डेज के स्पेयर आवर्स कैलकुलेट करें, 1440 पूरे महीने के हैं, डिवाइडेड बाय 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय 15। अगर लिखा होता ना या इंग्लिश में कि स्टार्ट ऑफ द मंथ पे 1440 घंटे स्पेयर है, फिर मैं ना इसको ये 15 डेज में वो ना करता, डिवाइड ना करता। अब इवनली, अकाउंटिंग में एक चीज होती है इवनली। इवनली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके चीज एक्यूमुलेट होती है। सेल भी इवनली होती है, बल्कि सारी फिगर्स ना बताई जाए, अगर पूरे महीने की दी हो तो वो इवनली थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होके पूरे महीने की बनी है। साल का प्रॉफिट दिया होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो साल का प्रॉफिट एक ही दिन में आ गया, नहीं, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इदारा कमा रहा होता है। इवनली बेसिस पे चीजें होती हैं। तो 1440 घंटे पूरे मंथ में है, तो 15 दिन के बनेंगे 720 घंटे, और हमें कितने चाहिए? तो 800। इसमें से 720 स्पेयर में से यूज कर लेंगे, बाकी 80 आवर्स की पेमेंट होगी। ठीक है, यहां पर मैं टेस्ट में आके ड्यूरिंग की जगह क्या लिख दूं, और फिर जो बच्चा इसको 15 डेज में कन्वर्ट करेगा देन वो क्रॉस होगा सोल्यूशन। क्यों? फिर पूरे के पूरे काउंट होंगे स्पेयर में से। जी बेटा, लेकिन आपके पास पहले दिन से 1440 घंटे मौजूद हैं, और आपको उन 1440 घंटों में से अगर 800 घंटे चाहिए तो फिर सारे स्पेयर में से पूरे हो जाएंगे। वी विल नॉट पे नथिंग, रेलेवेंट कॉस्ट फिर जीरो होगी, और अभी जीरो नहीं थी, अभी 80 आवर्स की ली है आपने रेलेवेंट कॉस्ट, नहीं आप समझे? अभी हमने 80 आवर्स की ली है ना, देन फिर 0 आवर्स की लेंगे रेलेवेंट कॉस्ट, मतलब 0 कॉस्ट होगी, फर्क आ जाएगा सोल्यूशन में। नेक्स्ट, इवनली कोई से भी 15, फिर वो इतना तो एज्यूम कर लोगे यार कि मैच करना है, क्या करते हो सवाल में, और एजम्पशन नहीं लेते ना फिर। नेक्स्ट आ जाए जी। 250 घंटे अनस्किल्ड के चाहिए और वो हायर होगी, ये तो सिंपल है, 215 to 120। अजान हो रही है। मशीन के कितने घंटे चाहिए? लेकिन मशीन की कॉस्ट घंटों के हिसाब से नहीं दी हुई। अजान हो रही है, बात करते हैं अभी, अजान हो रही है, करते हैं।
अच्छा जी, ये पॉइंट मेरा ख्याल है ये भी हो गया हमारा। ये 250 आवर्स वाला भी, मशीन के कितने घंटे चाहिए, लेकिन उसने आगे डेटा मशीन के आवर वाइज नहीं दिया। वो कहता है कंपनी अगर मशीन को जीटा पे यूज ना करे तो कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपनी अपनी मशीन लीज आउट कर सकती। लीज आउट का मतलब है किसी को किराए पे दे सकती है और वहां से रेंटल इनकम आ सकती है। कितनी? 4000। यानी हमारी मशीन मौजूद है, ये एग्जिस्टिंग मशीन का केस है, कल जो मैंने नॉन करेंट एसेट करवाया। हमारी मशीन मौजूद है, उसको रेंट पे दिया जा सकता है, क्योंकि ये 4000 पर डे है, कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन का है, तो 15 दिन का रेंट बनेगा 60,000 हमें मिलना था, लेकिन इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 60,000 विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही है रेंटल इनकम। अब इसमें जो बच्चा इसको आवर वाइज कन्वर्ट करना चाहेगा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सोल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही अपने लिए मुश्किल बना रहा है। जब उसने पर डे कह दिया है तो आपको पर डे को पर आवर पे कन्वर्ट करने की कोई लॉजिक पे जाना बेवकूफी है। सिंपल डेज भी दिए हुए हैं, तो 4000 पर डे इंटू क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पॉइंट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तो नीचे एडमिन कॉस्ट, मेरा ख्याल है अगर मैं पांचवा पॉइंट बताऊं, ये मेरा ख्याल है रेलेवेंट होगी, इंक्रीज कर रही है। और ये जो छठा पॉइंट है इनकर्ड संक कॉस्ट है। बुलेट नंबर 4, ये आई कैप की फेवरेट एडजस्टमेंट्स में से एक है। नोट डाउन कर ले जरा कॉपी पे। अभी तक आई कैप की जो फेवरेट एडजस्टमेंट्स हैं उसमें से मैंने आपको जो आती हैं रूटीन में बार बार, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करवाई हैं, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली मैथमेटिकल एडजस्टमेंट्स हैं कुछ। ये आई कैप को ये बहुत पसंद है, हर सवाल में जबरदस्ती फिट की होगी। तो ये आप एक पेज पे लिख लें या अभी बाद में जाके उसको नीट कर लीजिएगा। तो आई कैप को जो बहुत ज्यादा पसंद है फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स। एक तो आई कैप को चैप्टर 1 में वो टेबल बहुत पसंद है, वो जो मैंने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वाला, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, उसमें से कोई एक एलिमेंट मिस करता है। वो जो टेबल नहीं था मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वाला और टोटल वाला, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, अब आपको शायद याद ना हो, वो हमने टेबल पढ़ा था बेसिक्स में। तो मैं यहाँ पे उसको एक दफा बता देता हूँ या दिखा देता हूँ कि ये आई के आपको रिवर्स करवाने का बड़ा शौक है, और वो समझते हैं कि ये बेसिक तो हर बच्चे को बिल्कुल याद, फिंगर टिप्स पे हो, जैसे एबीसी होती है ये वाला टेबल। ये एडजस्टमेंट नंबर 1, क्यों? इसमें से कोई एक एलिमेंट मिस करता है अंदर वाला, मतलब सीधा सीधा हर बच्चा कर लेता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब वो आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का जवाब दे दे, लेकिन वो अंदर जो मटेरियल के केजी हैं वो छुपा जाए। लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो लेकिन लेबर आवर्स पर यूनिट छुपा ले, जैसे कल आपने लेबर आवर 3 घंटे निकाले क्वेश्चन में। तो ये वाला टेबल आई कैप का सबसे फेवरेट टेबल है, जो आपने बेसिक में पढ़ा था। अब ये सारा टेबल आप नहीं लिख सकते। टेबल को स्ट्रेट भी हमें आना चाहिए, और टेबल का आंसर दिया हो। ये टेबल क्या सिखाता था कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं और टोटल मटेरियल कैसे निकालते हैं। अब टोटल से पर यूनिट पे, और पर यूनिट के अंदर वाले एलिमेंट्स दो, प्राइस और केजी। लेबर में इसी तरह रेट और आवर्स। अब मैं आपको डिसीजन मेकिंग में कराऊंगा, वहां जाके फिर मैं इस टेबल में आपको कहूंगा, आपसे नहीं निकल रही होंगी चीजें। तो ये पहली फेमस एडजस्टमेंट है इन ऑल पास्ट पेपर।
जी पहली एडजस्टमेंट ये है, तो मैं इसको लिस्ट डाउन कर रहा हूं बस। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आई कैप में फेमस है वो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट और इनका रिवर्सल यूज, बैक आना, रिवर्सल में ही मसला बनता है। दूसरी जो आई कैप को बहुत पसंद है, ओवरहेड्स कॉस्ट के अंदर वो ना पिछले 2-3 सालों का, 2-3 महीनों का वॉल्यूम के साथ एफओएच दे देता है, वॉल्यूम के साथ एफओएच दे देता है। किसके साथ दे देता है? आप रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 देखें, रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 अभी कराया नहीं मैंने, उसमें टेबल देखें, शायद दिया ओवरहेड्स का एक, उसमें भी ओवरहेड्स दिए हुए हैं और आई कैप ने वो दिए हुए हैं लेबर आवर या पता नहीं को 3-4 माह के। ये पॉइंट टारगेट कॉस्टिंग में भी आया था, ये आगे जाके भी को 4-5 चैप्टर में आपको बार बार वास्ता पढ़ना है। ऐसे ही मतलब पूरे पेपर में किसी एक सवाल में जबरदस्ती उन्होंने फिट करना है, तो ये एडजस्टमेंट पे ग्रिप नहीं होती बच्चों की। हालांकि हाँ हाई लो पे कि वो आप पहली तो बात है उन्हें पहचान नहीं होती कि हाई लो कब लगना है। हालांकि मैं क्लियर पहचान बताया हूं कि कोई भी कॉस्ट जब 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम के साथ दी हो तो पहले चेक करें वो सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल है तो हाई लो लगेगा। आई कैप में ज्यादातर वो एफओएच के साथ आता है, तो आई कैप में एफओएच कॉस्ट पे जो हाई लो लगवाना होता है उसने। तो दूसरी फेमस एडजस्टमेंट जो है वो आई कैप में वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है। तीसरी अभी तक जो आप फेमस एडजस्टमेंट कर चुके हैं, फेमस एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं तीसरी, वो है टारगेट कॉस्टिंग में की थी वेस्टेजेस, मटेरियल का लॉस था और लेबर के टाइम का लॉस था, वो जो परसेंटेज में देता है। अभी मैं आपको यहां नहीं बता सकता, लेकिन आगे जो डिसीजन मेकिंग के सवाल करवाऊंगा उन सब में एक एक में होगा, तकरीबन हर एक में होगा ये पॉइंट। चौथी एडजस्टमेंट जो आई कैप को बहुत पसंद है वो ये जो मैं अभी करवाने लगा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 4, ये जो है जी, ये क्या है एडजस्टमेंट 4? मैंने आपको एफओएच की रेलेवेंट कॉस्टिंग करवाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एफओएच में से फिक्स और वेरिएबल को अलग रखते हैं। वेरिएबल वाले हमेशा रेलेवेंट होंगे, फिक्स वाले अगर रेट की शक्ल में हो पर आवर, पर यूनिट, वो रेलेवेंट नहीं होंगे। अब आई कैप ने ये एफओएच इकट्ठे दिए होते हैं पर आवर, पर लेबर आवर या पर मशीन आवर, और उसका एक कुछ पोर्शन रेलेवेंट है कुछ पोर्शन रेलेवेंट, तो आपको ये एफओएच में से एडजस्टमेंट नंबर रेट दिया होगा पर यूनिट या पर आवर, आपको इसमें से वेरिएबल वाला रेट अलग करना होगा जो रेलेवेंट होता है, वेरिएबल वाला रेलेवेंट होता है बेटा, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट होता है वो इररेलेवेंट होता है, इसको इग्नोर करना होता है। लेकिन ये सेपरेट किए बगैर तो आप नहीं कर सकते ना, तो ये सेपरेशन कैसे करनी है, फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, जैसे मर्जी करें, लेकिन रेलेवेंट इररेलेवेंट का मसला है। आपने ये पॉइंट पे किया है, आपको एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट दिया होगा, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों इकट्ठे, हमने उसमें से कौन से पिक करने और फिक्स वालों को इग्नोर करना है एज अ रेलेवेंट, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट से निकले होते हैं, वो इंक्रीमेंटल नहीं होते। हाँ तो वो उसको छोड़ना है ना, छोड़ने के लिए पहले अलग करो। बात समझ आ रही है? अब इस सवाल में आके करते हैं, जैसे मैं सवाल में कराऊंगा ऐसे ही बार बार कराऊंगा। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कहता है जीपीएल कंपनी एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, फिक्स नहीं लिखा, फिक्स का लफ्ज नहीं लिखा इंग्लिश में ना, वेरिएबल, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एट ₹400 पर स्किल्ड
यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड के घंटों को प्लस करे और उसकी बेस पे 400 रुपए पर आवर का रेट है स्किल्ड और अनस्किल्ड के कंबाइंड घंटों का बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ये जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है ये रेट के लिए होती है। बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट रुपीज, बस यहां तक। आगे सिंपल है बेटा, आप तीनों को मैंने उठा के निकाल देना है। आपने जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन आराम से बैठे, ठीक है। आप तीनों अलग हो जाओ, उठ जाए, अलग अलग बैठे, साथ साथ ना बैठे। बेचैनी लगी हुई है आपको, मैं कॉन्टिन्यूसली आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही। कहता है इफ कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस जीटा फिक्स्ड ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय, ये वो है एडी, ये तो मसला नहीं, ये तो रेलेवेंट है। लेकिन ऊपर वाले 400 में से वेरिएबल रेट पर आवर अलहदा करना है, फिक्स रेट पर आवर अलहदा करना है। तो वो अलहदा कैसे होगा, तो लिखें जी आप नीचे, एफओएच का रेट आपको पर यूनिट दिया हुआ है कि पर आवर, जैसे दिया वैसे लिख दें। एफओएच का रेट पर आवर 400 रुपए, 400 रुपए पर आवर। एफओएच का रेट 400 रुपए पर आवर है। जो क्वेश्चन में आगे स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट में फिक्स का डेटा दिया हुआ है, वेरिएबल का, फिक्स का है। कैसे पता चला फिक्स का, तो लिखा हुआ है नॉर्मल कैपेसिटी पे जो फिक्स्ड ओवरहेड बेस की है, फिक्स का ही दिया होगा। तो अब आपने इसमें से लेस करना, लिखे फिक्स्ड एफओएच का रेट पर आवर, और इसके लिए आपको वो चैप्टर आना चाहिए जो आपने पीछे पढ़ा है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कर लो या एफओएच का कर लो। एफओएच का रेट पर यूनिट होता ना, तो ये नीचे वाला भी पर यूनिट लिखना है। वो पर आवर था, तो मैंने नीचे वाली चीज भी पर आवर लेस करनी है। एफओएच में से जब मैं फिक्स रेट पर आवर लेस करूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा ये मेरा आंसर होगा जो मुझे चाहिए। अब फिक्स का फॉर्मूला होता है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। मेरा ख्याल है ये दिया हुआ था 6 मिलियन। नॉर्मल कैपेसिटी घंटों में है यूनिट्स में है, ध्यान से देखना किस में दी हुई है, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही दी हुई है। 120 रुपीज पर आवर माइनस करें 2, ये तो मैंने मैथ अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक ना ये 400 रेलेवेंट है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इसमें खिचड़ी थी, ये पुराने डेटे से निकला हुआ था, सिर्फ ये रेलेवेंट है। तो आपने 280 रुपए के जो ये वेरिएबल है ना, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। इसको इनटू जितने लेबर आवर होंगे उनके, तो स्किल्ड के घंटे थे 800, उसके कितने थे दूसरी वाली के 1050 घंटे। ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे जो भी आते हैं। अब ये कुछ बचे तो अपनी कॉमन रीडिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कर जाते हैं। अच्छा, कभी कर जाते हैं वो, कभी बेचारे जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो तो स्टक हो जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो अपनी कॉमन वो ग्रिप से, रीडिंग की ग्रिप से वो कर जाते हैं। तो वो हालांकि ये बड़ी एक फेमस एडजस्टमेंट है। इसमें से ना एफओएच रेलेवेंट था ना फिक्स रेलेवेंट था, सिर्फ कौन सा रेलेवेंट पोर्शन, तो ये सेपरेशन आपको आनी चाहिए। कर लेंगे सेपरेशन, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है जी। आ जाए बस, बाकी और सवाल में अब कुछ नहीं है। मैं बाकी आपने कुछ पूछना है तो बता दे, मैंने बाकी सवाल पूरा पढ़ दिया है जी।
नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दी हुई, उसमें फिक्स को क्या करना है? उसमें रेट निकाल के दिया हुआ है फिक्स का। जब रेट निकाल के दिया हो तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी करो, एब्जॉर्ब आ जाएंगे, वो माइनस कर दो उसमें से। ठीक है, वो रेट दिया हुआ है उसमें निकाल के, ये तो रेट निकाले ना हमने, उसमें रेट निकाल के दिया हुआ है 100% ऑफ स्किल्ड लेबर कॉस्ट। तो पुरानी स्किल्ड लेबर भी दी हुई है, उसका 100% करो, फिक्स एफ हो जा देंगे। ठीक है, पुरानी लेबर कॉस्ट दी हुई है ऊपर स्टेटमेंट में गलत जी। वो कल की रिकॉर्डिंग में हो गया होगा 0.4, कल की रिकॉर्डिंग सुने जाके, कल वाले की जी। क्योंकि उसने कहा है कि जो वो एफओ चाहेंगे उसमें इंक्रीमेंटल वाले भी शामिल कर दिए जा रहे हैं जी, ये भी शामिल कर दिए हुए उसमें। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपने पॉइंट ही सही नहीं ना पढ़ा बेटा। उसने कहा फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब 100% के रेट से शामिल है। किसके अंदर शामिल है? ये ओवरहेड्स के अंदर। 85 लाख के अंदर कौन कौन से शामिल है? फिक्स और हाँ, जब आप 85 लाख में से 100% ऑफ वेजिस, ये ऊपर वाली स्किल्ड लेबर का, एक मिनट मैं यहां से डाटा कॉपी कर लूं, उधर लिख नहीं सकता मैं। एरो शेरो नहीं बनाते ना आप, इसीलिए खप रहे हैं। ये आदत बना लो, पुराने डेटे को एरो से सेपरेट करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान है। हमेशा पुराना डेटा सेपरेट किए बगैर हल नहीं होगा। अगर दो चीजों को इकट्ठा किया हुआ है तो उनको हमें अगर अलहदा चाहिए तो पुराने डेटे से अलहदा करें। अब ये पॉइंट था जो कल वाला क्वेश्चन 5। अच्छा, इसका 4 पॉइंट जो है ना, ये मैंने कल वाले लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिया हुआ है दूसरी क्लास में, तो आप कल वाली लेक्चर के आखिरी 5 से 10 मिनट जाके सुन सकते हैं। ये आपकी क्लास में शायद मैंने मैसेज नहीं किया, लेकिन एक प्राइवेट स्टूडेंट ने, मुझे प्राइवेट भी मैसेज पढ़ाए जा रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ना जवाब दूं, लेकिन गिले शिकवे तो पता है फिर हैं। अच्छा, तो वो बच्चों के गिले शिकवे जारी रहते हैं, फिर कभी कभी मैं दे देता हूँ जवाब। अच्छा, उसमें क्या है देखो, ये ओवरहेड्स है 85 लाख के। कितने के हैं? इसमें फिक्स भी शामिल है, और अब इस 85 लाख का ब्रेकअप उसने दिया हुआ है, इसमें रेट निकाल के दिया हुआ है भाई। उसने कहा है इनके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल है जो कि 100%, तो स्किल्ड लेबर जो यहाँ थी इसका 100% करो, जो शामिल थे इसका शामिल थे, तो इसका मतलब है इसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब थे वो 40,50,000 का 100% थे, वही आ जाना है। बाकी वेरिएबल ओवरहेड्स थे, और ये वाले रेलेवेंट नहीं होते आम हालात में, ये बाकी बैलेंसिंग फिगर ये रेलेवेंट होंगे। आगे जाके उसने फिर और एक कहानी डाल दी कि नहीं, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, इसमें वो वाले भी शामिल हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो इनकर होंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो इनकर, तो वो जो एडिशनल वाले डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो वो 875 इसमें से अलहदा कर लो। रेलेवेंट है, ये नहीं रेलेवेंट पूरे। अगर यहां तक लाइन होती तो फिर ये सारे ही रेलेवेंट होने थे। हम दोस्तों मसला कितने है? इंग्लिश, इंग्लिश गूगल ट्रांसलेटर इंग्लिश। ये उसने धोखा थोड़ा आपको ये दिया है कि जो स्पेशल ऑर्डर की वजह से होने वाले फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ना, उसने कहा वो भी इसमें ही शामिल मैंने कर दी हैं, हालांकि ये होते तो सारे एग्जिस्टिंग हैं। उसने कहा है तो मैंने कहा, अदरवाइज होते नहीं शामिल इसमें। ठीक है, पता लग गया जी। पॉइंट नंबर 4 नहीं पूछना, बाकी जो मर्जी पूछे।
मैं पूछा था क्योंकि मुझे इसमें केस में अगर हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकालना है उसको भी तो हम डाउन इंटरेस्ट ब्रैकेट से निकाल सकते हैं ना जी। कैसे निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड, वो भी बताओ ना। सर रेट को मल्टीप्लाई करें नॉर्मल कॉस्ट से बस टोटल। हाँ 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 हाँ, वो भी ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपको रीड करने को कहा था, कहा था। जी जनाब, क्वेश्चन 10 रीड करने को कहा था। कौन कौन रीड करके आया है, हाथ खड़ा करें। कौन कौन रीड करके आया है? आप नहीं करके आए बेटा, क्यों? बात नहीं मानते। पाइन कर दो, बीमारियां सही होंगी, बस ਵੱਡੇ हो जाओ, ਛੱਡ ਦਿਓ, की हो गया? एक दिन च बुखार भी सही हो जाता है अभी भी है बुखार ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸ ਪੜੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਸ਼ੀ ਲੁੱਟੋ, ਐਵੇਂ ਠੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, पेपर नहीं देने। अच्छा जी, आ जाए जनाब, क्यों है नहीं मिलती, चंगा है नहीं लभदी पता नहीं। अच्छा भाई जवानो, सब बच्चे अब खामोश हो जाए और नोट्स बंद कर दें, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आप जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पूरी क्लास हम इस पे यूटिलाइज करेंगे सवाल को करने पर, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में भी एक फेमस एडजस्टमेंट है और आगे सारे क्वेश्चंस में है, तो आज इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आज जरा लिखें। एडजस्टमेंट, फेमस एडजस्टमेंट नंबर 5 होगी वो। 4 फेमस एडजस्टमेंट्स मैं बता चुका हूं पहले, ये 5वीं रेलेवेंट कॉस्टिंग में ही आती है ज्यादातर, बाकी ये भी कहीं आ सकती है। तो फेमस एडजस्टमेंट्स या फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स कहता हूं मैं इसको, ये किसी किताब में नहीं है। ये होता ये है कि जब आप रिवीजन के वक्त पास्ट पेपर बार बार करेंगे ना, तो ये आप इन पे स्टक हो जाएंगे, इन चीजों पे कई दफा, और फिर आप खुद भी कहेंगे कि सर वो कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार आती हैं पॉइंट्स, और वो मुझसे नहीं हो रहे। देन फिर रिवीजन के वक्त आपको उसका थोड़ा एहसास ज्यादा होगा, तब भी मैं अवेलेबल हूँ। अभी बताने का क्या फायदा है? मैं टेस्ट में कोशिश करता हूँ कि जबरदस्ती ये एडजस्टमेंट्स ऐड की जाए। को 2 दफा गलत करेंगे आप, 3 दफा करेंगे, एक आधी दफा जब आप सही करेंगे तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और फिर वही बस चाहिए हमें। ठीक है, तो गलत करते हैं तो सही होता है। तो ये 5वीं एडजस्टमेंट क्या है हमारी, लिख लें गौर से। इसको कहते हैं लेबर की कॉस्ट, लेबर वेजेस कॉस्ट विद लर्निंग कर्व इफेक्ट। इसका ताल्लुक लेबर की वेजेस के साथ है। हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 या फेमस एडजस्टमेंट नंबर 5, लेबर की वेजेस कॉस्ट विद लर्निंग कर्व इफेक्ट। वैसे तो ये एक चैप्टर है लेबर का, उसमें भी है, लेकिन मैं अलहदा करवाता हूँ इसको, वहां जाके दोबारा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये वहां आती नहीं आती, ये इधर रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ ही है, तो जहां आती है फिर मैं वहीं करवा रहा हूँ। आई कैप ने वैसे इसको किसी और चैप्टर में पढ़ाया हुआ है अपनी किताब में। तो सुन लें अब गौर से, टॉपिक क्या है ये जी। इंसान को ये काबिलियत दी है अल्लाह ने कि जब वो कोई टास्क पहली दफा परफॉर्म करेगा, बिल्कुल न्यू टास्क, तो वो उस टास्क को परफॉर्म करने पर टाइम पर यूनिट जो है ना, पर यूनिट टाइम वो ज्यादा कंज्यूम करेगा।
लेकिन सेम टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करे वही वर्कर, काम भी सेम है, वर्कर भी सेम है, इन्वायरमेंट भी सेम है, सेम टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करता है, तो वर्कर की जो काम करने की स्पीड है वो ज्यादा होती है और टाइम पर यूनिट क्या होता जाता है। इस फेनोमेना को कहते हैं लर्निंग कर्व फेनोमेना। यानी इंसान तजर्बे से अपने ही तजर्बे से सीखता है और वो स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से क्या होता है, पर यूनिट का टाइम कम होता है। तो इसकी हम मिसाल देते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप शर्ट की पैकिंग करें, वो काम जो लेबर हाथ से करती है। अच्छा, अभी तो वैसे वो आपका भी अपना भी लर्निंग कर्व होता है कि आप एक चैप्टर आप कर रहे हैं, शुरू शुरू में सवाल 1.5 घंटे में एक सवाल होता है, लेकिन को 3-4 दफा आप उसके टेस्ट दे लें, रिवाइज कर लें, तो फिर आपका 1 क्वेश्चन का जो कंप्लीशन टाइम है वो रिड्यूस होता है। हमारा भी होता है, सब बच्चों का होता है। टीचर भी एक सवाल पहली दफा करवाएगा तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन को 4 क्लासेस में करवा देंगे तो टीचर के भी अल्फाज सिमट जाते हैं। अल्फाज सिमटने से क्या होता है, जो बात आपको 2 बातों में बतानी है और आपके दिमाग में फिट हो जानी है, वो बस एक्सपीरियंस ना होने से या कुछ होने से 8 बातें बोलेगा तो शायद वो काम की 2 बातें आपके दिमाग तक पहुंचे। तो टीचर की कम से कम गुफ्तगू से टॉपिक क्लियर होना, यही टीचिंग आर्ट है। तो लर्निंग फिनोमेना समझ आ गया हमें कि सेम टास्क टू द सेम वर्कर अगर दिया जाए तो वर्कर उसको बार बार जब टास्क को परफॉर्म करता है तो उसका टाइम पर यूनिट क्या होता है, कम होता है। जब तक टाइम पर यूनिट कम होता रहता है, हर अगला यूनिट बनाने से टाइम पर यूनिट कम होता रहता है। अगर आपको शर्ट पैक करने के लिए दूं और आप पहली शर्ट 15 मिनट में पैक करें, लिफाफे में इस्त्री उस्त्री हुई हुई है, बस आपने तय लगा के लिफाफे में डालनी है, तो पहली शर्ट आप 15 मिनट में पैक करेंगे। एक हफ्ता आप 8-8 घंटे शर्टें पैक करें तो आपका शायद टाइम 15 मिनट से रिड्यूस होके 2 मिनट्स पर आ जाए। कितने पर आ जाए, वो जो 15 से कम होके 2 पे आया है, 13 मिनट्स टाइम में क्या हुई है, रिडक्शन। ये जो रिडक्शन है इसको कहते हैं लर्निंग कर्व फिनोमेना, लर्निंग कर्व थ्योरी। और ये काबिलियत इंसान के साथ साथ जानवर को भी है, लेकिन कम है कंपैरेटिवली। हमारा, क्योंकि हमने जानवरों की अकाउंटिंग नहीं करनी, हमने इंसानों को सामने रख के करनी है, इसीलिए आपको लेबर की एज एन अकाउंटेंट लेबर की वेजेस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग लर्निंग फेज भी, आफ्टर लर्निंग फेज भी। फर्क ये आएगा, ड्यूरिंग लर्निंग फेज हर अगला यूनिट बनाने से टाइम ने कम होना है, लेकिन आफ्टर लर्निंग फेज का मतलब होता है कि उसका टाइम में फर्दर रिडक्शन ना होने के बराबर है। होती है लेकिन वो इतने नैनो सेकंड्स पे होती है, इतनी इममटीरियल होती है, इतनी इनसिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है कि एज एन अकाउंटेंट हम कहते हैं कि जनाब आपकी शर्ट का जो अब पैकिंग टाइम है वो 2 मिनट पे आके कांस्टेंट हो गया है। फर्दर रिडक्शन इन टाइम इज नॉट पॉसिबल। जीरो नहीं होता टाइम, हर काम को करने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर कंज्यूम होना है। तो 15 मिनट में शर्ट पैक की, काम होते होते एक शर्ट अब कितनी देर में पैक हो रही है, अब वो जो 2 मिनट्स का टाइम है पर शर्ट, इसका मतलब है लर्निंग हैज स्टॉप्ड, लर्निंग हैज, और लर्न कर चुका है वर्कर। तो जब आप 2-2 मिनट लेके कैलकुलेट करेंगे ना वेजेस, तो वो आप कर रहे हैं लेबर की वेजेस कॉस्ट आफ्टर लर्निंग फेज। और जब वो 15 मिनट से कम हो रहा था, हर रोज कम हो रहा था, हर अगली शर्ट पैक करने पे कम हो रहा था, अगर उस अरसे में मैं आपसे कहूँ वेजेस निकालो, तो उसे कहा जाता है लेबर की वेजेस कॉस्ट ड्यूरिंग लर्निंग फेज। ड्यूरिंग लर्निंग फेज और आफ्टर लर्निंग। तो लिखे जी टॉपिक का पर्पस, लिखे टॉपिक का पर्पस क्या है, टॉपिक का पर्पस लिखे। हाँ जी, टॉपिक का पर्पस है कंप्यूटर
टोटल लेबर आवर्स जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लेबर आवर्स एंड वेजेस कॉस्ट। computation of total labor hours and wages cost during learning phase and after learning phase। ड्यूरिंग लर्निंग फेज और आफ्टर लर्निंग वाली आपको आती है पहले से ही, वो जो अभी आप फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ आपने कि लेबर का वेजेस रेट इनटू टाइम पर यूनिट, एंड ये आपको पहले ही आती है। आफ्टर लर्निंग फेज वाले में किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले ही आती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स, इससे आपकी वो आ जाती है, क्या कहते हैं उसे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। ये मसला नहीं है, आफ्टर वाला मसला नहीं है। आफ्टर वाला आपको निकालना आता है लेबर की वेजेस। आफ्टर वाले में ना ये जो टाइम होता है ना, ये इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, ये जो टाइम पर यूनिट होता है ये हर अगले यूनिट का सेम होता है बेटा। हर अगले यूनिट का टाइम क्या होता है, जैसे मैंने अभी शर्ट की मिसाल दी तो उसमें कितने मिनट मैंने बताया शर्ट का टाइम, 2 मिनट्स। तो आप 2 मिनट डिवाइडेड बाय 60 करके उसको घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हर शर्ट का टाइम 2 मिनट काउंट होगा, ना 2 मिनट से कम होगा ना 2 मिनट से। लेकिन ऊपर वाला जो ड्यूरिंग लर्निंग फेज है वहां प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है। तो वहां वेजेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लिखे उसका फॉर्मूला। लर्निंग फेज के दौरान अगर आपने वेजेस कॉस्ट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है वेजेस रेट पर आवर वेजेस रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। हाँ जी, क्यूमुलेटिव, सादा टाइम पर यूनिट नहीं, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन यूनिट्स। ये जो क्यूमुलेटिव है ये तंग करता है, प्रॉब्लमैटिक है बात। रेट तो वही है जो नीचे लिखा हुआ है वैसे ही, अगर नीचे भी 25 रुपए ऊपर भी 25 रुपए ही होगा पर आवर। मसला किस चीज का पड़ा है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव यूनिट्स, और दूसरी चीज क्या है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। तो नीचे लिखे जी क्यूमुलेटिव क्या होता है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं, तो पहली टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्यूमुलेटिव यूनिट्स किससे कहते हैं। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं होगा वो ऑलवेज गलत करेगा। तो ड्यूरिंग लर्निंग फेज क्यूमुलेटिव लेके चलना है, विदाउट क्यूमुलेटिव लेंगे तो गलत है आप। हाँ, आफ्टर लर्निंग फेज में होता है कि क्यूमुलेटिव की जरूरत नहीं, लेकिन ड्यूरिंग लर्निंग फेज चीजें क्या लेके चलनी है, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आज मंडे वाले दिन वर्कर ने 10 यूनिट बनाए हैं और ट्यूसडे वाले दिन उसने 15 यूनिट बनाए हैं, तो आपने मंडे वाले दिन 10 को ही क्यूमुलेटिव कहना है, लेकिन ट्यूसडे तक क्यूमुलेटिव यूनिट्स होंगे को ऐड करके
टोटल यूनिट्स लेने हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। लर्निंग पहले यूनिट से शुरू हो जाती है, पहले यूनिट से लेकर वर्कर अब तक जितने यूनिट हर रोज बना चुका है उन तमाम यूनिट्स को टोटल करके ले तो उसको क्या बोला जाता है। अगर कोई बच्चा फॉर्मूलों में 10 पुट करेगा तो मंडे तक के लिए तो ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन अगर कोई बच्चा फॉर्मूले में, वो जो ऊपर फॉर्मूला ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, ट्यूसडे के लिए अगर कोई बच्चा सॉल्व करने के लिए 15 यूनिट को फॉर्मूले में पुट करेगा तो वो गलत होगा। आपको फॉर्मूले में कितने पुट करने हैं? 25 यूनिट्स। अगर बुध वाले दिन फॉर एग्जांपल वर्कर 14 यूनिट्स बनाता है तो ये यूनिट्स हैं और ये कौन से यूनिट्स हैं? क्यूमुलेटिव। तो मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव कितने आएंगे? 30। अब मैं आपको आफ्टर लर्निंग फेज नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं आपको ड्यूरिंग लर्निंग फेज वाली चीजें करा रहा हूँ। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, क्या ये इस तरह भी आएगा डे वाइज? नहीं, जरूरी नहीं है डे वाइज आए, वीक वाइज भी आ सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, ईयर वाइज भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है वो कैसे डाटा दे रहा है। मिसाल के तौर पर वो आपको ऐसे दे दे डाटा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वो आपसे कहते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए 15,000, 12,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स, और अब आपको क्यूमुलेटिव चाहिए, अब आपको क्यूमुलेटिव यूनिट्स चाहिए। वो कहता है लर्निंग मार्च तक है, सिर्फ लर्निंग कहां तक है? अप्रैल में लर्निंग नहीं है। तो जहां तक लर्निंग है ना वहां तक के लिए क्यूमुलेटिव यूनिट्स चाहिए। वहां तक के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूले में प्लग इन करने के लिए। कोई बता सकता है जनवरी के क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्या आएंगे? 15,000 जी। अब आप फरवरी के नहीं कहेंगे, आप कहेंगे फरवरी तक। क्यूमुलेटिव में फरवरी नहीं बोलना, आपने बोला है फरवरी तक क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने हैं? 27,000 यूनिट्स, क्योंकि उसमें पिछले शामिल है। तो जनवरी से फरवरी तक क्यूमुलेटिव यूनिट्स हैं 27,000, मार्च तक 30, और इधर क्यूमुलेटिव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहा है लर्निंग, मिसाल के तौर पर लर्निंग सिर्फ मार्च तक है। किसी बच्चे को क्यूमुलेटिव यूनिट्स वाली बात समझ ना आई हो, क्यूमुलेटिव यूनिट्स कब तक चाहिए? ड्यूरिंग लर्निंग फेज तक, और आफ्टर लर्निंग फेज क्यूमुलेटिव यूनिट्स की कोई जरूरत। मैंने ऊपर लिखा है, अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मैंने कहीं क्यूमुलेटिव नहीं लिखा इंग्लिश में, मैंने क्यूमुलेटिव का लफ्ज लिखा ही कहाँ पे है? जहां लर्निंग फेज के दरमियान है। तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए। जिस बच्चे को क्यूमुलेटिव आउटपुट या क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्लियर नहीं है, वो बच्चा गलती क्या कर रहा होगा? 15,000, 12,000 और 10,000 को फॉर्मूलों में पुट कर रहा होगा, और मैं कहूँगा सारे गलत है, क्रॉस। क्योंकि उस बच्चे को जो पहली चीज है वो ही क्लियर नहीं है, और वो पहली चीज क्या है कि आपको ड्यूरिंग लर्निंग फेज क्यूमुलेटिव यूनिट्स आर नीडेड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्यूमुलेटिव, दूसरी हेडिंग दें, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होता है? क्यूमुलेटिव, इसको y से डिनोट करते हैं, वैसे y से डिनोट किया जाता है इसको, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। यहां भी क्यूमुलेटिव का मतलब होगा पिछला टाइम, पिछले यूनिट्स का टाइम, पहले यूनिट से लेकर अब तक का टाइम सारा काउंट करना है एवरेज करके।
क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है पहले से लेकर अब तक जितने यूनिट बन चुके हैं सबका टाइम एवरेज। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, मंडे वाले दिन फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट बना 20 घंटों में, एक यूनिट बना, मिसाल दे रहा हूं, पहला यूनिट बना मंडे वाले दिन कितने घंटों में? 20 घंटों में। ट्यूसडे वाले दिन दूसरा यूनिट इदारे ने बनाया तो वो बना 18 घंटों में। पहला यूनिट कितनी देर में बना? दूसरा यूनिट। अगर मैं पूछूं क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने हैं? क्यूमुलेटिव यूनिट्स, क्यूमुलेटिव यूनिट्स फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट मिला के क्यूमुलेटिव यूनिट्स 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 ही हुए ना, 2 यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स का जो टोटल टाइम है, और अगर मैं कहूं क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होगा, तो एवरेज निकालने के लिए ये जो टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स कितना आता है? 19 आवर्स। तो मंडे का टाइम और ट्यूसडे का टाइम, दोनों दिनों के 2 यूनिट बने, दोनों एक एक बने दोनों दिन। तो इन दोनों यूनिट्स का ये 19 घंटे मंडे का टाइम नहीं है खाली, ये खाली ट्यूसडे का भी नहीं है, बल्कि ये मंडे और ट्यूसडे के दोनों यूनिट्स का मिला के एवरेज टाइम है। ये जो 20 और 18 है ये एग्जैक्ट टाइम है, और ये जो 19 घंटे आया है ये इन दोनों का क्या है? हमें ये टाइम लेके चलना होता है, एवरेज टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे को पहला यूनिट बना 20 घंटों में, दूसरा 18 घंटों में बना दूसरा यूनिट। जी जाओ। अगले दिन आपके 2 यूनिट्स बने 32 घंटों में, ठीक है। 2 यूनिट्स कितने घंटों में बने? 32 घंटों में। तो होता नहीं, वैसे मिसाल है। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 4 यूनिट्स। तो एवरेज टाइम 72 डिवाइडेड बाय 4, 70 है। चलो जी, अब ये कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम है? 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है, और इसमें पहले दूसरे यूनिट का टाइम भी शामिल है। ये कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम था? ये 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम था। बात समझ आ रही है? क्यूमुलेटिव क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि इसमें पहले यूनिट का टाइम से लेकर अब तक जितने यूनिट्स का टाइम है सारों का टाइम एवरेज हुआ हुआ है। समझ आ गई है? ये तरीका है नहीं निकालने का, ये नहीं है तरीका। हम ये तो डाटा मैंने सारा रेडीमेड सामने दिया है, रियल लाइफ में डाटा ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमारे जो सवालों में फॉर्मूला लगता है, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं लगना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव। अब आपका क्यूमुलेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिख लें। हम क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखिए, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x रेस पर b। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो नहीं लगाएं, वो तो सिर्फ क्यूमुलेटिव समझाना था मैंने। तो ये y क्या चीज है? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम
पर यूनिट, ए टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, उसमें टाइम जाया होता है ना। अगर 25 यूनिट का मैं क्यूमुलेटिव निकालना चाहूँ, 150 यूनिट का क्यूमुलेटिव, तो वो 150 दफा जमा करेंगे आप। उसका ये ऑल्टरनेटिव है कि आपने y कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू ए स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, पहले वाले यूनिट का, x क्यूमुलेटिव यूनिट्स, x क्या चीज है, x चेंज होगा जिससे y चेंज होगा। a ने फिक्स रहना है, जितनी दफा मर्जी फॉर्मूला एक सवाल में लगा दूं, एक ही सवाल में मैं आपको 4 दफा फॉर्मूला लगवाऊंगा ना, तो a सेम रहेगा, b सेम रहेगा, जो वेरिएबल चेंज होगा वो क्या होगा, x के चेंज होने से y चेंज हो जाएगा। तो b किसे कहते हैं, b कहलाता है इंडेक्स ऑफ लर्निंग, b कहते हैं इंडेक्स ऑफ लर्निंग को, b किसे कहते हैं, इंडेक्स ऑफ लर्निंग। तो ये गिवन होगा, आई कैप के क्वेश्चन में इंडेक्स ऑफ लर्निंग गिवन होगा। ये होता क्या है इंडेक्स ऑफ लर्निंग, एक्चुअली वर्कर जो है जब यूनिट ज्यादा बनाएगा तो टाइम पर यूनिट बढ़ेगा या कम होगा, टाइम पर यूनिट की बात हो रही है। वर्कर एक यूनिट बार बार बनाएगा, जैसे शर्ट पैक करने की मैंने मिसाल दी थी, बार बार आप शर्ट पैक कर रहे हैं तो आपका टाइम 15 मिनट से शुरू हुआ था, बढ़ेगा या कम हुआ था। तो जैसे जैसे वर्कर यूनिट ज्यादा बनाता है वैसे वैसे टाइम पर यूनिट क्या होता है, इस इनवर्स रिलेशन को शो करना है। तो ये जो बी है ये उस इनवर्स रिलेशन को शो करता है। दूसरा, ज्यादा यूनिट बनाने से कितने % टाइम कम होगा, ये प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका बी है ना, बी, वो एक्चुअली इन दोनों चीजों को अपने अंदर कवर कर रहा होता है। नंबर 1 कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड टाइम पर यूनिट, ये हमेशा माइनस में होगा। माइनस का मतलब है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। दूसरी चीज, यूनिट्स के ज्यादा बनाने से टाइम में कितने % रिडक्शन आएगी, इस रिलेशनशिप को भी ये कैरी करता है बी। तो बी आपको दिया होगा ये कैप ने निकाल कर, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी निकालना पड़ जाए तो बी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लॉग लर्निंग रेट, लॉग 2, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। हाँ जी, बी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय, लर्निंग रेट दिया होता है 90%, लर्निंग रेट कितना दिया होता है, जिसका मतलब होता है जब भी वर्कर हर अगला यूनिट बनाएगा तो उसके टाइम में 10% की कमी आएगी और वो पिछले टाइम का 90% कंज्यूम करेगा। 90% लर्निंग रेट का मीनिंग होता है देयर विल बी रिडक्शन इन टाइम बाय 10%। अगर लर्निंग रेट 95% दिया हो तो उसका मतलब होता है हर अगला यूनिट बनाने पर वर्कर का टाइम कितने % कम होगा, 5%। ठीक है, ऑल्दो इसमें ये एजम्पशन होती है 2-4 यूनिट वर्कर बना लेता है, फिर हम एज्यूम कर लेते हैं इस टाइम को, ये रेट को। आपको पेपर में क्या डेटा दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, तो सबसे पहले ए लाजमी दिया होगा। मस्ट डेटा कौन सा गिवन होगा वो लिख लें जी, आपको ए गिवन होगा। ए क्या चीज है, आई कैप में ये मस्ट गिवन होगा, बल्कि आई कैप क्या हर जगह मस्ट होता है। ये जो बी है ये भी आई कैप में मस्ट गिवन होता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ अपने आप को सेफ हैंड पे रखिएगा, ये ना हुआ ना दिया और आपको बी का फॉर्मूला ही ना आता हो,
आज तक वैसे कभी ऐसे हुआ नहीं कि आई कैप ने बी की फिगर ना दी हो। असल में ये कैलकुलेटर पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी आती है, तो कुछ बच्चे 4 डेसिमल पर लिखते हैं पॉइंट के बाद, कुछ बच्चे 6 लिखते हैं। तो आई कैप खुद देता है ताकि बच्चा उतने ही डेसिमल पे लिखे जितने आई कैप चाह रहा है। तो बी वो आपको देगा, उसके बाद वो आपको एक्स भी देता है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिए होंगे। 3 वेरिएबल कौन से होंगे? टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, यूनिट्स, आगे इंडेक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना होगा? लिखे एग्जांपल छोटी सी, उतनी देर तक ये फिर हाजिरी लगा लेंगे, आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लिखें जी। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट लिखें। ट्वेंटी आवर्स। हाँ जी, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट लिखें 20 आवर्स। उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जनवरी में 5000 यूनिट या 1000 यूनिट्स, और फरवरी में 800 यूनिट्स। इंडेक्स ऑफ लर्निंग लिखे बी। ये ले, इंडेक्स ऑफ लर्निंग आपको बी दिया हुआ है। ये नेगेटिव में होगी जी। लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 3000 यूनिट्स। लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 3000 यूनिट्स। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर जनवरी। हाँ जी, कैलकुलेट क्या करना है जी? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम फॉर जनवरी और फॉर फरवरी। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट टोटल टाइम फॉर टोटल टाइम जनवरी फरवरी। चले, टोटल टाइम का कोई फॉर्मूला है? टाइम पर यूनिट आ जाएगा ना जब आपके पास, तो इसको इनटू यूनिट्स, क्यूमुलेटिव यूनिट्स, ठीक है। चलो करो शाबाश। हाँ जी, ये डाटा है, करें सॉल्व। फॉर्मूला ये था, हाजिरी लगा लें जनाब।
तो ये टैली कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आगे जी पिछली